नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं INS 24/7। वक्त है सुबह सवेरे का। राजधानी भोपाल में मंगलवार को मोहन सरकार की बैठक ई कैबिनेट के रूप में हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सिंचाई योजनाएं मंजूर की गई हैं। वहीं नेपानगर और बुरहानपुर की सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी मिली है। उसे अगले 5 साल तक 2026 से 31 तक निरंतरता दी गई है, जिसमें अनुमानित व्यय 17,196 करोड़ रुपए है और करीब 20,000 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण व 1200 नई पुलों का निर्माण इसके अंदर किया जाएगा। और इसी के साथ में जो इन पुरानी हमारी सारी योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश में टोटल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में 88,517 करीब किलोमीटर मार्गों का नवीनीकरण भी करना व उन्नयन करना, इसके लिए इस योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 तक निरंतरता दी गई है, जिसका अगले समय में अनुमानित व्यय 10,000 करोड़ रुपए इसका रहेगा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर राजनीति एक बार फिर गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को मिली जमानत को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। चैतन्य बघेल को जमानत और आदिवासी नेता कवासी लखमा के जेल में होने को उसके साथ कांग्रेस का अन्याय करार दिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भ्रष्टाचार के आरोपों और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बीच अब बयानों का दंगल शुरू हो गया है। शराब घोटाले के मामले में 1 साल से जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से मिलने के लिए मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जेल पहुंचे। इस पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भूपेश बघेल पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मिलने जा रहे हैं, जबकि उनका बेटा खुद जमानत पर बाहर आ गया है। निर्दोष आदिवासियों के साथ जिस तरह अन्याय हुआ वह पूरे प्रदेश ने देखा है। छत्तीसगढ़ की जनता इस पूरे घटनाक्रम से परिचित है कि किस तरह निर्दोष आदिवासियों को फंसाया गया। बेटे को जमानत मिली है तो निश्चित रूप से जिस निर्दोष आदिवासी को इन्होंने जिस तरह से किया है, उनके साथ अन्याय, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। इधर इस बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जेल से बाहर आते ही इसे बीजेपी की गलती से निकली सच्चाई करार दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के मंत्री आज गलती से ही सही लेकिन सच बोल रहे हैं। साव जी खुद मान रहे हैं कि लखमा निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया गया है। सवाल ये है कि अगर वो निर्दोष हैं तो FIR क्यों, कार्रवाई क्यों, 1 साल से उन्हें जेल में क्यों रखा है? बीजेपी घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे। अगर मेरा चलता तो मेरा बेटा जेल ही क्यों जाता? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गलती से सच निकल गया है। चाहे अरुण साव की बात करो, चाहे केदार कश्यप की बात करो, चाहे राम विचार नेताओं की बात करो, चाहे और जो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो सच बोल रहे हैं कि निर्दोष कवासी लखमा आज पूरे 1 साल से ED और EOW ने बंद कर रखा है। और यदि ये निर्दोष मान रहे हैं और मंत्रिमंडल में हैं, तो फिर EOW कार्रवाई क्यों कर रही है? उसको FIR क्यों करके रखा है? ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे और ED को निर्देश करे कि वो रिप्लाई फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में। शराब और दूसरे तमाम घोटालों पर सियासत पुरानी है। अब यह कब अंजाम तक पहुंचेगा और सियासी नफा नुकसान कैसे होगा, यह देखने वाली बात होगी। INS 24/7 के लिए रायपुर से मोहम्मद हसन की रिपोर्ट। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौत और सैकड़ों के बीमार होने की घटना के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचा।
इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस के मात्र 11 लोगों को क्षेत्र में जाने की अनुमति दी। वहीं मुलाकात से पहले पुलिस ने हंगामे की आशंका को देखते हुए पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की थी। जब कांग्रेस का दल कार्यकर्ताओं के साथ भागीरथपुरा पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हंगामे के बाद 11 लोगों को 2 गाड़ियों से अंदर जाने की अनुमति दी। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान सिंघार ने कहा, यह मामला लोगों की जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर किसी को भी राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि दूषित पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के वर्धा में संग्रहण केंद्रों से 26,000 क्विंटल धान गायब होने का मामला सामने आया है, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए आकी जा रही है। मामले में डीएमओ अभिषेक मिश्रा का कहना है, मौसम और चूहे दीमक के कारण नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा कमी बाजार 4 भाटा केंद्र में पाई गई, जहां 22,000 क्विंटल धान गायब मिला। प्रभारी और उपार्जन केंद्र के जिम्मेदारों पर फर्जी आवक जावक, डैमेज बिल, मजदूरों की फर्जी हाजिरी और सीसीटीवी में छेड़छाड़ करने का आरोप है। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए हैं, जिसके बाद प्रभारी को हटा दिया गया है और टीम द्वारा जांच की जा रही है। संग्रहण केंद्र में हम आधे से भी कम है हमारा स्थान। 2 भाग में बांटेंगे तो हमारे यहाँ प्रदेश के आधे से ज़्यादा संग्रहण केंद्रों में हमारे यहाँ से ज़्यादा शार्टेज। हम तो काफ़ी स्थिति अच्छी है हमारे यहाँ। हम 2.98 है, वहाँ बघर्रा में 3.5 है, 4 भाटा में खुले मैदान में रखा हुआ है। तो उसके लिए चूहे हैं, कीड़े हैं, दीमक है, मौसम है। शिकायत मिली हुई है। इस संबंध में जांच के लिए भी एक दल का गठन किया गया है। उसमें मैं एक जांचकर्ता अधिकारी हूँ, साथ में आपी मिश्रा जी हैं नोडल सीसीबी के, निधि वर्मा खाद्य निरीक्षक हैं और परमेश्वर रात्रे जो है जिला विवरणाधिकारी के एक कर्मचारी हैं। इनके साथ हमारा दल गठन किया गया है। प्रारंभिक बिंदुओं पे जांच हुई है और जांच का दायरा जो है विस्तृत है यहाँ पे, और शिकायतें जो मिली हैं वह भी काफ़ी विस्तृत शिकायत मिली हुई है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि शोभा थाना क्षेत्र के जंगल में नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान जब जवानों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो नक्सली मौके से अपना सामान छोड़कर फरार हो गए। वहीं दूसरा मामला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले से है, जहां परवीडीह जंगल की पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। डीआरजी और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने नक्सलियों का छुपाया गया डंप बरामद किया। पुलिस के अनुसार जमीन में गड़े 11 क्लेमोर माइन पाइप, करीब 100 डेटोनेटर और बारूद बरामद किए गए हैं। बता दें कि ये कार्रवाई आत्मसमर्पित नक्सली की सूचना पर की गई। वहीं एसपी वाईपी सिंह ने बरामदगी की पुष्टि की है। ये तस्वीर आप देखिए, 11 क्लेमोर माइन पाइप, करीब 100 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं और जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं, यानी कि जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, उनकी सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। तो देखिए कि जो नक्सली जिन्होंने अब सरेंडर कर दिया है वो भी आगे आकर के अब सुरक्षा बल के जवानों की मदद कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। एक तरफ जवान जंगलों में अपना अभियान तेज किए हुए हैं तो दूसरी तरफ उनकी मदद वो सरेंडर्ड नक्सली कर रहे हैं जो कभी ऐसी चीज़ों में संलिप्त होते थे, यानी कि जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो लोग पहले काम करते थे वो आज जवानों का साथ दे रहे हैं। इससे अच्छा इस पूरे अभियान में और कुछ नहीं हो सकता। तो सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
लोगों में तेजी से पैसा कमाने का लालच साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स और ईमेल के जरिए लोगों को छोटे छोटे ऑनलाइन टास्क देकर पहले भरोसे में लिया जाता है, फिर धीरे धीरे उनसे मोटी रकम ऐंठ ली जाती है। इसे ही टास्क फ्रॉड कहा जा रहा है। देखिए, टास्क फ्रॉड इस वक्त साइबर क्राइम की दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता अपराध बन चुका है। टास्क फ्रॉड में साइबर ठग सबसे पहले लोगों को सोशल मीडिया में मैसेजिंग ऐप पर संपर्क करते हैं और घर बैठे कमाई का लालच देते हैं। शुरुआत में लाइक, रेटिंग या छोटे ऑनलाइन काम के बदले मामूली रकम खाते में भेजकर भरोसा जीत लिया जाता है, लेकिन इसके बाद बड़े टास्क और ज्यादा कमाई के नाम पर निवेश करने का दबाव बनाया जाता है। जैसे ही पीड़ित रकम ट्रांसफर करता है, पैसा फर्जी खातों में चला जाता है और ठग संपर्क तोड़ लेते हैं। जो सबसे नया तरीका और सबसे ज्यादा प्रचलन में तरीका है वह है टास्क फ्रॉड का। व्यक्ति बेरोजगार होता है और वह कोई ना कोई काम ढूंढता है और इस काम से वो पैसे कमाना चाहता है। कई बार जरूरत में या लालच में आकर पैसे कमाने के चक्कर में वो फ्रॉड जो होते हैं, साइबर फ्रॉड्स हैं, उनके संपर्क में जाता है और वो लोग अधिक पैसे कमाने का झांसा देकर व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड करते हैं। इसमें पिछले कुछ महीने की बात करें तो साइबर फ्रॉड के ये आंकड़े सामने आए हैं। साइबर सेल के आंकड़ों के मुताबिक कुल 1197 साइबर फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। 22 मामले टास्क फ्रॉड के ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें ठगी हुई है। इनमें से अब तक 1,11,23,000 की धोखाधड़ी हो चुकी है। नुकसान के लिहाज से यह फ्रॉड बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। ज्यादा फ्रॉड वर्तमान में जो हो रहे हैं वो टास्क फ्रॉड के हो रहे हैं। लोग इसमें लाख रुपए से लेकर करोड़ों रुपए की ठगी से अपने पैसा गंवा रहे हैं। तो साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि किसी तरह ऑनलाइन टास्क के चक्कर में ना पड़े और टास्क से पैसे कमाने के चक्कर में ना पड़े, अन्यथा आपके साथ साइबर फ्रॉड की संभावना बनी रहती है। साइबर सेल का कहना है कि इस तरह के फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। साइबर फ्रॉड में रिकवरी और अपराधियों की गिरफ्तारी बेहद मुश्किल है। ऐसे में ये अपील लगातार की जा रही है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले किसी भी ऑफर को बिना जांचे स्वीकार न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें। भोपाल से INS 24/7 के लिए कैमरा पर्सन हरि के साथ गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास आज सुबह अवैध निर्माण हटाने के दौरान बवाल हो गया। दरअसल मस्जिद के पास आज MCD ने अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों पर की गई इस कार्रवाई में नगर निगम की टीम 17 बुलडोजरों के साथ मौके पर पहुंची। हालांकि कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। भीड़ ने पुलिस और MCD कर्मचारियों पर पथराव किया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। मौके पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हालात पर काबू पा लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि दवाखाना और बारात घर अवैध थे और पहले ही नोटिस दिया जा चुका था। फिलहाल इलाके में सुरक्षा कड़ी है और पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीर है। हम आपको अभी की स्थिति क्या है ये दिखा रहे हैं। तो बुलडोजर कार्रवाई हुई, उस पर लोग भड़क गए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि निर्देश थे, उसके बाद भी पथराव हुआ है। पुलिस और MCD की टीम पर पत्थरबाजी हुई है। उपद्रव करने वालों पर अब एक्शन होगा, उनकी पहचान की जा रही है। लेकिन ये पहली बार नहीं है। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव होना ये अब आम हो चुका है। ये सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि और भी दूसरे शहरों में अब आम हो चुका है। फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास ये कार्रवाई की गई। 17 बुलडोजरों को लेकर के टीम पहुंची थी, पूरे लाव लश्कर के साथ गई थी। उसके बाद भी उन पर पथराव हो गया और पुलिस को मजबूर होकर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े
ताकि भीड़ को तितर-बितर किया जा सके। ये देखिए, आपको लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज इलाही मस्जिद के पास आज सुबह अवैध निर्माण हटाने के दौरान ये बवाल हुआ। दरअसल मस्जिद के पास आज एमसीडी ने अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों पर की गई इस कार्रवाई में नगर निगम की टीम 17 बुलडोजरों के साथ पहुंची थी। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों पर यह कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट से मंजूरी मिली हुई थी, उसके बाद भी पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम यानी कि एमसीडी की टीम पर पथराव हुआ। हालांकि कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया और भीड़ ने पुलिस और एमसीडी कर्मचारियों पर पथराव कर दिया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। मौके पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हालात पर काबू पा लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि दवाखाना और बारात घर अवैध थे और पहले ही नोटिस दिया जा चुका था। फिलहाल इलाके में सुरक्षा कड़ी है और पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। सवाल अभी भी यही है कि अगर नोटिस दे दिया गया था तो उसके बाद भी ये विपरीत विरोध की कार्रवाई क्यों हुई? विरोध जताया जा सकता है, लेकिन प्रशासनिक टीम और खाकी वर्दी पहने हुए लोगों पर पत्थरबाजी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कार्रवाई अभी भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। लैंड ओनिंग एजेंसी एमसीडी है, एमसीडी इज डूइंग द डेमोलिशन। हम लोग सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने डिप्लॉय किया स्टाफ, और रात को 1 बजे के आसपास शुरू हुआ था और अभी ऑलमोस्ट द एनक्रोच्ड लैंड है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है, उसके हिसाब से एमसीडी ने डेमोलिशन किया है। बाकी रात को थोड़ा सा ये हुआ था, पत्थरबाजी हुआ था पुलिस के ऊपर, तो उसमें हमने मिनिमम फोर्स यूज करके उनको ये किया, मतलब पुशबैक किया। तो आपने सुना, हमने आपको पुलिस अधिकारी की बात सुनाई। उन्होंने बताया कि लगभग 1 बजे ये डेमोलिशन ड्राइव शुरू हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार ये सब कुछ हुआ और उसके बाद फिर थोड़ी सी पत्थरबाजी हुई तो पुलिस ने थोड़ा सा बल प्रयोग किया और भीड़ को तितर-बितर किया। राजधानी रायपुर में हत्या, दुष्कर्म, धोखाधड़ी जैसे अपराध पिछले साल के मुकाबले बढ़े हैं। भले ही चोरी और लूट की वारदातों में कुल मिलाकर कमी आई हो, लेकिन हत्या के मामलों ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। हर चौथे दिन राजधानी में हत्या हो रही है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी में साल 2025 में गुंडे, बदमाश और आपराधिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया और शहर का अमन चैन लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रायपुर पुलिस के द्वारा जारी वार्षिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में कुल 15,885 एफआईआर दर्ज की गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि साल भर में 92 लोगों की हत्या हुई। पुलिस का दावा है कि अधिकांश मामले सुलझा लिए गए हैं, लेकिन 5 मामले अब भी अनसुलझे हैं। हत्याओं के पीछे मुख्य वजह नशाखोरी के दौरान विवाद, अवैध संबंध और पुरानी रंजिश बताई जा रही है। 2025 का क्राइम रिकॉर्ड: 2024 हत्या 92, 78, लूट 71, 73, चोरी 1443, 1497, नकबजनी 477, 526, रेप, दुष्कर्म 280, 247, छेड़खानी 138, 0, धोखाधड़ी 294, 250, साइबर ठगी 11 करोड़ रुपए होल्ड कराए गए, 90 लाख वापस मिले, नशा तस्करी 13 ड्रग नेटवर्क ध्वस्त, 100 से ज्यादा गिरफ्तार। पिछले साल 2024 में रायपुर में 17,703 अपराध पंजीबद्ध हुए थे, वहीं इस बार 15,896 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। लगभग 10% के आसपास की इस बार के आपराधिक आंकड़ों में कमी पाई गई है। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि राजधानी में कुल अपराध की संख्या में कमी आई है, लेकिन हत्या और दुष्कर्म जैसे अपराध ने चिंता बढ़ा दी है। राजधानी में लागू होने जा रही पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के पीछे भी अपराध के प्रभावी नियंत्रण को बड़ी वजह बताया जा रहा है। जाहिर है कि अब ये प्रणाली भी
कसौटी पर होगी। राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। साल 2025 में एक और जहां चोरी और लूट की घटनाओं में कमी आई, तो वहीं हत्या की घटना ने राजधानी वासियों को हिलाकर रख दिया। देखा जा रहा है आए दिन मामूली विवाद में और नशे की हालत में छोटे मोटे विवाद में हत्या की घटना सामने आई। लगातार राजधानी में बढ़ती हत्या की घटनाओं ने पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। साथ ही साथ नए साल में अब गुंडा बदमाशों की रोकथाम किस तरीके से की जाएगी, यह देखना होगा। कैमरा पर्सन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, आईएनएस 24/7 रायपुर। और इसी के साथ सुबह सवेरे में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आईएनएस 24/7। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।